हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके वार्ड बॉय और वार्ड आया में तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही या सीजी व्यापम में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? अब देखो, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1970, 1982, 1991 या 2000? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। डेट भी याद कर लीजिए, 12 जुलाई सन 1982। कब? 12 जुलाई सन 1982। और पहले इसका नाम क्या था? विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से बैंक के रूप में? विकास बैंक के रूप में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को की गई और विकास बैंक के रूप में की गई थी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखो, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, वह किस वर्ष लागू हुआ? आप आजकल जैसे कि शॉपिंग करने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो आपको अलग से जीएसटी बिल पे करना पड़ता है ना। जैसे मान लो आपका सामान 100 रुपये का हो गया, उसमें मान लो जीएसटी टैक्स ऐसा करके अलग से वहाँ पे 20 रुपये और ले लिया जाता है। तो यह कब से लागू हुआ है? यह लागू हुआ है 2017 से। कब से लागू हुआ है? 2017 से। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले यह जान लो, हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत पूछता है ना ये वाला एग्जाम में। तो जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पे जोर देना, मतलब खाद्य अनाज उत्पादन में जोर देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र यानी कि खाद्य अनाज उत्पादन में जोर देना। ठीक है, इसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है, एक और प्रश्न बार बार पूछता है, श्वेत क्रांति, है ना। तो श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, मैंने इसको आपको ट्रिक से याद करवाया था थ्योरी वाले क्लास में। तो हरित क्रांति मतलब हरा हरा कौन होता है? हरा हरा तो हमारी खेती होती है, कृषि। और सब श्वेत मतलब सफ़ेद सफ़ेद कौन होता है? दूध होता है। तो श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन से, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है, नाम याद रखेंगे। हरित क्रांति के थे एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है, सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप अलग से नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और एग्जाम से पहले तो आपको एक बार रिवाइज करके ही जाना है। चाहे आप वीडियो को 2 गुने स्पीड में देख लेना, लेकिन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करके ही जाना। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछता है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति जो है वह किसके द्वारा बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, एक चीज और आप इससे रिलेटेड याद कर सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी बोला गया? तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत कब हुई थी? तो कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखेंगे, 34 वाला जो है वह अधिनियम का नाम है ना। आरबीआई का अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछता है। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में।
क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? नोट्स जरूर से बनाना ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद रहें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको आईसीजे का मुख्यालय बोलते हैं, सॉरी आईसीजे बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पेरिस, हैग, न्यूयॉर्क या लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी का, मैथ्स का, इंग्लिश का सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। सारे के 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हिंदी के मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेकार्थी वाला अपलोड कर दिया है। यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से एक बार जरूर से चेकआउट करना। और साथ ही मैथ्स और इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड हो गया है, तो उसको भी एक बार देख लेना। तो सारे वीडियोस आपके काम के हैं, जरूर से एक बार वॉच करना, ठीक है। साथ ही आपने कमेंट करके मुझे नहीं बताया कि टेस्ट आपका कब लेना है करके। मेगा टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, तो मेगा टेस्ट का आपको कब दिलाना है ये मुझे कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न देखते हैं ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880, 85, 90 या 5 को, 1905 को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। डेट भी याद रख लेंगे कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और कहाँ हुई थी पूछ दिया तो मुंबई, यानी कि उस समय बम्बई बोलते थे इसको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। क्लियर हो गया? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपके 23 जून, डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757, ठीक है। पहले युद्ध की बात हो रही है। 23 जून 1757 को हुई थी। किनके बीच हुई थी? यह हुई थी आपके बंगाल के नवाब और किनके बीच? और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश लोगों के बीच, ठीक है। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था, मतलब अंग्रेज लोग थे, वह उनकी विजय हुई थी और बंगाल के नवाब जो थे वह हार गए थे। कौन विजय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज लोग की विजय हुई थी, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब का नाम क्या था? सिराजुद्दौला था, उनके बीच हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह विजयी हुए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल जिसको बोलते हैं। तो देखो मैं 3 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, याद रखना। 352 जो होता है, अनुच्छेद 352, वह राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, ठीक है। लिखते नहीं बनता, ध्यान से सुनते जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352 है। और अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित है। 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना। 352 जो है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल संबंध है, ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और कौन से शासन कब लगा था, इसका भी हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, माने कि 1973 की बात हो रही है, मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हो जाएगा मूल संरचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बनाम केरल मामला किससे संबंधित है? मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चंपारण्य सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन था, ठीक है। यह किस वर्ष हुआ था? तो देखो चंपारण्य सत्याग्रह, इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 1917, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1917। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, याद रखना।
महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ओके, और किस लिए हुआ था यह आंदोलन? नील की खेती के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, इसीलिए चंपारण में सत्याग्रह हुआ। और कब हुआ? 1917 में। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके लिए मजबूर किया गया था, मतलब क्यों हुआ था पूछ दिया, तो नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था, इसीलिए चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी फ्रेंड। छत्तीसगढ़ जीएस तो मैंने ला दिया है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का भी एक अलग से वीडियो लाऊंगी, शायद कल अपलोड हो जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर से वॉच करना, बहुत ही हेल्प मिलेंगी आपको। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये की थी आपके विनोबा भावे ने। किसने की थी? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, भारत के द्वारा निर्माण किया गया पहला उपग्रह कौन सा है, यह भी आपको पूछ सकता है। तो कौन सा है? आर्यभट्ट। और कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। डेट भी याद रख लो, 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, याद रखेंगे, 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला उपग्रह, जो कि भारत द्वारा निर्मित था, कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। और कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत है तो हमने देख लिया, विनोबा भावे जी थे। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पेड़ बचाओ आंदोलन। पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे लोग, ताकि मतलब पेड़ को ना काट पाए, ऐसा करके, इसीलिए इसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, यह कब जोड़ी गई थी आपको बताना है। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संशोधन 1985 को। कब जोड़ा गया था? 52वां संशोधन 1985 को कौन सा जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, भारत में जीवाश्म ईंधनों यानी कि फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम हो गया, ये सब किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। कहाँ है इसका सबसे ज़्यादा भंडार? तो सबसे ज़्यादा भंडार है झारखंड में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत के जीडीपी में लगभग कितना % योगदान करता है? विनिर्माण क्षेत्र भारत के जीडीपी में कितना % योगदान करता है? ये हो जाएगा आपका 16 से 18%। कितना % का योगदान रहता है? 16 से 18% का योगदान रहता है। ठीक है, किस राज्य में भारत की पहली अंतरिक्ष पार्क, याद रखेंगे, अंतरिक्ष पार्क जिसको स्पेस पार्क भी कहते हैं, स्थापित की गई है? तो भारत के किस राज्य में की गई है? यह की गई है आपके केरल में। अंतरिक्ष पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? केरल में, स्पेस पार्क केरल। ओके, याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं? ठीक है, वैसे तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन इस केस में आंसर क्या लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला। अभी के लिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं, जब लॉर्ड गवर्नर लोग थे। तो बाकी मैं उसका आंसर आपको क्लियरली बाद में बताऊंगी। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको एनएसओ भी बोलते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको एनएसओ भी बोलते हैं। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, मतलब एनएसओ, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की बात हो रही है, उसकी गणना करते हैं। ठीक है, कौन? एनएसओ। ओके, काला पानी की सजा यानी कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है?
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको व्यापम पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है, ठीक है। तो काला पानी की सज़ा किस में से किससे कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। काला पानी की सज़ा कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ओके। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, मेधा पाटकर जी ने। किसने प्रारंभ किया था, मेधा पाटकर जी ने। कब किया था, 1985 को। याद रखें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी ने किया था। कब किया था, 1985 को। क्लियर है। कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी अधिनियम किससे संबंधित है, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपके कृषि उपज की बिक्री का नियमन। किससे संबंधित है, कृषि उपज की बिक्री का नियमन यानी कि एपीएमसी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले तो यह जान लो कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो यह आई थी आपके 1951 से 1956 के बीच को पहली पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस मॉडल पर आधारित है पूछेगा तो हेराल्ड डोमर। किस मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, कृषि एवं सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृषि एवं विकास, कृषि व विकास की सिंचाई का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। कब आई थी यहाँ, 1951 से 1956 के बीच आई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, कृषि एवं सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। ये मॉडल भी याद रखेंगे, ये भी पूछता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी देख लो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, जब पहली खत्म हुई थी, यानी कि 1956 में जब खत्म हुई तो 1956 से ही दूसरी चालू हुई। 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। और यह किस पर आधारित थी, तो यहाँ थी आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जो कि किस पर जोर दिया गया था, उद्योगों पर, ठीक है। पहले वाले में कृषि पर जोर दिया गया था और दूसरे वाले में उद्योगों पर जोर दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। और याद रखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12वीं के बाद, एक सेकंड है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मतलब ये 2011 से लेके 17 तक थी, ठीक है। ये वाला 12 से लेके 17 तक, ठीक है। इसके बाद ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में आई थी। उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद ही तो नीति आयोग आया था, ठीक है। तो कितनी पंचवर्षीय योजना है हमारे भारत में, 12 पंचवर्षीय योजना है। 12वीं थी हमारी 2012 से लेके 17 तक। क्लियर हो गया। इसके बाद आई नीति आयोग और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ भी अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। अगले प्रश्न में चले। फ्रेंड्स, मैंने आपको लिखित परीक्षा में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है इसका भी एक अलग से वीडियो बना करके दिया था। तो एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दौरान कोई भी गलती करने से बच जाए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है एग्ज़ाम में। एक एक नंबर से आपको मिस नहीं होना है। ये गलती मैंने की थी, इसलिए मैं आपको बार बार वार्न करती हूँ कि एक एक नंबर जो है वह एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपके एक नंबर के पीछे कई सारे विद्यार्थी रह जाते हैं। एक एक नंबर के पीछे कई सारे विद्यार्थी रह जाते हैं। देखना, कभी कभी एज ग्रुप की वजह से पीछे हो गए, तो कभी किसी वजह से पीछे हो गए। तो एक नंबर जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको क्या है, सारे वीडियोज़ को, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, सारे वीडियोस को देख करके जाना, जी जान लगा के मेहनत कर दो यार। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है ना, तो बस 15-20 दिन और बच्चे हैं। एकदम जी जान लगा करके मेहनत कीजिए और क्या करेंगे, सफलता हासिल करेंगे, ठीक है। यह गलती मैंने करी थी। कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं और कई सारे एग्ज़ाम में मेंस में जा करके रुकी हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ठीक है।
तो सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए। अपना खुद का भी पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना 100% देना है, ठीक है। अपने तरीके से कोई भी गलती नहीं करनी है, ओके। भले एग्जाम में सिलेक्शन ना हो वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, लेकिन अपने मेहनत पे कोई भी कमी ना करेंगे आप लोग, ठीक है, ताकि बाद में पछतावा ना रहे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या चालू किया था? होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। कब आया था? 1917 में, ठीक है, यहाँ भी आप याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है? मैंने अभी आपको बताया जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ठीक है। और यह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है आपकी अनवीनीकरण, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं, जिसको हम लोग और दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है? गरीब वर्ग को छोटे ऋण उपलब्ध कराना। माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब लोन देना। अपनी भाषा में अगर हम समझें तो माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो गरीब वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, छोटे वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या चालू किया गया था? माइक्रो फाइनेंस, ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ? ये हमने देख लिया क्या? इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। साथ ही सारे वीडियोस देखना, और अगली वीडियो आपके कौन से टॉपिक पर चाहिए वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो सारे वीडियोस को वॉच करना, और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आप भी बताना। तो वीडियो लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की होने वाली है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे मज़ेदार प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अब।